हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक और पोएम लेके आए हैं जो फंक्शनल इंग्लिश के लिए है। ये सेकेंड लास्ट है। एक और पोएम है इसके बाद जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो W.B. येट्स की है। तो ये जो पोएम है वो टॉमस हार्डी द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है न्यूट्रल टून्स। टॉमस हार्डी एक ऐसे पोएट हैं जो दो फेज में आते हैं। ये जब जन्म लेते हैं तो क्वीन विक्टोरिया जो है वो महारानी बनती हैं 1837 में। इनका जन्म होता है 1840 में, ठीक है। तो एक लंबे समय तक क्वीन विक्टोरिया राज करती हैं, इंग्लैंड की महारानी रहती हैं। इनकी मृत्यु होती है 1901 में, यानी मॉडर्न युग की शुरुआत जब होती है तब। तो ये ऐसे पोएट हैं जो विक्टोरियन एज में भी उन्होंने कविताएं लिखी और मॉडर्न एज में भी लिखी। तो इनकी जो कविता विक्टोरियन के साथ साथ मॉडर्न भी है। ये जो वर्तमान पोएम है न्यूट्रल टोन्स, द वेरी टाइटल सजेस्ट न्यूट्रल मीन्स नीदर हैप्पीनेस नॉट जॉय, एब्सोल्युटली काम। और इसमें जो सीजन की चर्चा की गई है वो है विंटर। विंटर सिम्बलाइजेज डेथ, डिके। तो विंटर में क्या होता है, पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं, कलर फेड हो जाते हैं, बस ग्रे एंड वाइट ही रह जाते हैं, तो कलरलेसनेस आ जाती है। तो ये शो करता है स्ट्रेंज लव को, यानी प्रेम जो है वो टूट रहा है और उसकी जो एंटिसिपेशन है, ऐसी भविष्यवाणी है वो कि भविष्य में जो है ये प्रेम ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यह एक बेसिकली पेसिमिस्टिक अप्रोच का पोएम है, यानी निराशावादी अप्रोच का पोएम है। और इसमें क्या है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि एक जो स्पीकर है, जो राइटर है, ठीक है, या फिर उसका जो कोई कैरेक्टर है, या तो राइटर होगा या उसी राइटिंग का कोई कैरेक्टर होगा, वो अकेले बोलता है। और अगर कोई होते भी हैं तो वो म्यूट होते हैं, उनकी कोई भागीदारी नहीं होती है, वो सिर्फ श्रोता हो सकते हैं। लेकिन जो स्पीकर है वो अकेला होता है, ठीक है, खुद ही बोलता है, कई बार अकेले ही बोलता है। तो उसको कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। तो यह पोएम जो है बेसिकली किस चीज़ को, स्ट्रेंज लव को शो करता है कि वो लोग जो है वो प्रकृति के गोद में खड़े हैं और ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्रेम ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, और ये भविष्यवाणी सच भी होती है। तो हार्डी जो है ही मिसेज वेरी मच एंड ही बिकम्स वेरी सैड अबाउट हिज स्ट्रेंज लव एंड हिज वेरी personal emotion, okay, is symbolized with universal touch. This is the beauty of the poem. ये वो पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं लेकिन वो सिंबल के ज़रिए उसको यूनिवर्सल बनाते हैं। ये ऐसा लगता है कि हर इंडिविजुअल की यही कहानी है और यही ज़िंदगी का एक भाग है, एक हिस्सा है। तो मैं इसको पढ़ के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको बेहतर से क्लैरिफाइड हो। तो क्या है, We stood by a pond that winter day. The very first line of the first stanza, we symbolizes poet Thomas Hardy and his beloved. Stood by a pond, यानी एक तालाब के किनारे है, और सीजन कौन सा है, विंटर। तो ये बहुत ही सजेस्टिव है। विंटर सजेस्ट डेथ, सेपरेशन, लाइफलेसनेस, फॉरवर्डलेसनेस, यानी कोई उमंग नहीं, कोई जोश नहीं, जॉयलेसनेस। And the sun was white as though children of God. और विंटर की क्या खासियत होती है कि यहाँ तक कि सूरज की जो स्ट्रॉन्ग गर्मी होती है वो भी पेल हो जाता है, धीमा हो जाता है, फीका हो जाता है, आसानी से आप फेस कर लेते हैं। इस तरह से उसको दर्शाया गया है जैसे कि गॉड ने उसको निष्कासित कर दिया है, डांट के भगा दिया है, उसकी रोशनी में कोई गर्मी नहीं है। उसी प्रकार हम खड़े हैं, यानी टॉमस हार्डी और उनकी प्रेमिका। मतलब क्या है कि उनके प्रेम में अब वो गहराई नहीं रही, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रही। एंड अ फ्यू लीव्स ले ऑन द स्टार्विंग सॉल। यहाँ जो फ्यू लीव्स जो है वो मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है कि ये शो कर रहे हैं क्या, इंसान का जो मूड होता है वो मूड से उसको लगता है कि वो उसका जो नज़रिया है दुनिया देखने का, समा देखने का, या फिर प्रकृति को देखने का, समाज को देखने का,
वो सब बदल जाता है। यानी उसके मूड पर वो उसको समाज दिखाई देता है, उसके मूड के ऊपर उसको प्रकृति दिखाई देती है। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो, तो उसी प्रकार से हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो डेड लीव्स हैं जो ग्राउंड पर पड़े हुए हैं, विंटर में तो सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, पेड़ एकदम वीरान लगने लगता है, तो ये इनके मूड को शो करता है, ये उनके वर्तमान स्थिति को शो करता है। दे हैड फॉलन फ्रॉम एन ऐश एंड वर ग्रे। ऐसा लगता है कि जो वो हर्थ होता है वो भी एक्सटिंग्विशिंग के कगार पे है, बुझने के कगार पे है, और वो गिर गए हैं, ग्रे होकर गिर गए हैं, जो सेपरेशन को शो करता है। पेड़ से पत्तियां टूट के गिरती हैं, इट शोज सेपरेशन। योर्स आइज ऑन मी वर एज आइज दैट रोप ओवर टेडियस रिडल्स ऑफ ईयर्स अगो। उन्होंने पहले ही बस उनको ऐसा एंटिसिपेशन था, ऐसी आभास थी कि अब जो बॉन्डिंग है वो वैसा नहीं होने वाला, धीरे धीरे जो है वो धीमा पड़ रहा है वो बॉन्डिंग। एंड सम वर्ड्स प्लेड बिटवीन अस टू एंड फ्रो। अब खड़े हैं, पहले वो घंटों बातें किए करते थे, बातें ख़त्म नहीं होती थी, अब स्थिति ऐसी आ गई है सेपरेशन के कगार पे कि एक आध शब्द ही शेयर हो पाता है, एक्सचेंज हो पाता है, बस शांत खड़े हैं। ऑन विच लॉस्ट द मोर बाई आर लव। और ऐसा लग रहा है कि प्रेम जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। द स्माइल ऑन योर माउथ वॉज द डेडेस्ट थिंग। महिला जो है, प्रेमिका जो है, वो स्माइल करने की कोशिश कर रही है। ये शो करता है लैक ऑफ जॉय, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ वार्मथ बिटवीन द रिलेशनशिप। जब प्रेम की शुरुआत थी तो बस हंसने और खुश होने के अलावा कुछ था ही नहीं, सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी थी, ऊर्जा ही ऊर्जा थी, लाइफ ही लाइफ थी। अब वो धीरे धीरे फेंट कर गया है, उसको मुस्कुराने की कोशिश करनी पड़ रही है। Alive enough to have strength to die, alive enough to have strength to die, इसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। इतना ही जिंदा है जितने मरने के लिए चाहिए, इसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। अलाइव और डेथ बोन दोनों सुनने में एब्सर्ड लगेगा, लेकिन हम क्या कहते हैं उसको, एक दूसरे को हम तराजू में तौल सकते हैं और दोनों एक दूसरे का पूरक हो सकता है। ठीक है, जैसे काइंड क्रूएल्टी ऑक्सीमोरन है, एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है कि एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगा, लेकिन बहुत ध्यान से सोचने पर दोनों सही होगा। काइंड क्रूएल्टी का मतलब होता है, अब क्रूएल्टी भी जो है वो काइंड कैसे हो सकती है, उसको हम एक लाइन से समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर है वो पहले क्रूएल्टी करता है, यानी कि चीरता है चाकू से, ब्लेड से, तो ये क्रूएल्टी है। लेकिन उसका पर्पस जो होता है, उसका इंटेंशन जो होता है, उसकी मदद करना, पेशेंट की मदद करना, उसको ठीक करना, उसको क्योर करना, तो इसलिए वो काइंडनेस जुड़ जाता है। उसी प्रकार से है क्या, alive enough to have strength to die and a grain of bitterness slept thereby। अब दोनों के रिलेशनशिप में बिटरनेस जो है झलक गई है। लाइक एन ओमिनस बर्ड अ विंग, ओमिनस बर्ड ऐसा आभास है। ये जो स्टैंजा है उसमें पोएट को आभास होता है कि आने वाले समय में ये प्रेम चलने वाला नहीं है, अब बिटरनेस जो है बढ़ रही है। और क्या है, एंड अ ग्रेन ऑफ बिटरनेस शिफ्ट देयर बाय लाइक एन ओमिनस बर्ड अ विंग। जैसे कोई पक्षी होता है, पक्षी होती है जो बता देती है कि भविष्य में क्या होने वाला है। लास्ट स्टैंजा है, सिंस देन कीन लेशंस दैट लव डिसीव। लास्ट स्टैंजा में कहते हैं, बहुत बड़ा पेसिमिस्टिक है, कि अब उनको यह आभास होता है वर्तमान में कि प्रेम जो है धोखा मिलता है प्रेम में। एंड विंग्स एंड रिंग्स विद रॉन्ग हैव शिफ्ट टू मी। अब उनकी पूरी जीवन शैली में बदलाव आ गया, उनकी सोच में बदलाव आ गया, उनकी फिलॉसफी में बदलाव आ गया है। एंड फेस एंड द गॉड कर्सन एंड द ट्री एंड द पॉन्ड एड विद ग्रेइश लीव्स। अब उनको हर चीज़ नेगेटिव दिखाई दे रही है, हर चीज़ वो डेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रेम ख़त्म हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, रिलेशनशिप का एंड हो चुका है। सो हियर द अप्रोच इन द एंड एट द लास्ट स्टैंजा कम्स टू सेपरेट, एब्सोल्युटली एंड। तो
अंत में हम क्या देखते हैं कि पोएट जो है वो होपलेसनेस को शो करता है, लेकिन इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये पूरे दुनिया की ये समस्या है या फिर ये प्रॉब्लम है या ये एक फीलिंग है, अनुभव है। तो ये है आपका न्यूट्रल टोन जो शो करता है कि कोई उत्साह नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, लाइफलेसनेस जैसी स्थिति है, क्योंकि प्रेम वो अब सेपरेट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।